ओम। योगा का नाम सुनते ही हमारे सामने परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि योगा स्टार्ट करने का सारा श्रेय स्वामी रामदेव जी को ही जाता है और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग योगा कर रहे हैं। मैं तो स्वामी रामदेव जी को भगवान मानता हूँ, क्योंकि जब भगवान राम और श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो एक मनुष्य के रूप में हुआ, और जब वो इस दुनिया से चले गए तो बाद में लोगों ने उनको भगवान माना। स्वामी रामदेव जी का जन्म भगवान के रूप में धरती पर हो चुका है और लोगों को अभी यह समझ नहीं आ रही है। योगा एक ऐसी चीज है जिसको हम खरीद नहीं सकते। दवाइयाँ तो फिर भी हम खरीद सकते हैं, परंतु योगा नहीं खरीदा जा सकता। इसको तो खुद ही करना पड़ेगा। अगर हम 1 घंटा डेली योगा करें तो 100 साल तक हमारे को कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, नहीं है तो 100 साल तक बीमारी होगी नहीं। तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। यह पैकेज केवल 1 घंटे के लिए है। 1 घंटा अगर हम डेली योगा करेंगे तो हमारे को लाइफ के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। योगा के अंदर 3 आइटम है: प्राणायाम, आसन, एक्यूप्रेशर। प्राणायाम के करने से जो हमारे बॉडी के अंदर मशीनरी है वो सारी की सारी ठीक हो जाती है। प्राणायाम के करने से पहले इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले सुबह जैसे हम उठते हैं कुल्ला करें। कुल्ला करने के बाद मुंह में पानी भरें। पानी भरने के बाद 8-10 बार आंखों पे छींटे मारें और फिर पानी को बाहर निकाल दें। फिर पानी भरें, 8-10 बार आंखों में छींटे मारें, फिर पानी बाहर निकाल दें। तो ऐसे 7-8 बार करें। ऐसा करने से आंखें ठीक रहती हैं और चश्मा भी उतर सकता है, और इसके साथ साथ जो हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं वो झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। इसके बाद 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास जितना पानी हम पी सकते हैं उतना पानी पिए। उसके बाद फ्रेश हो जाए, बुर्श वगैरह कर लें। नहा के करते हैं योगा तो अच्छी बात, नहीं नहाते तो प्राणायाम करने के आधे घंटे बाद नहाना है। पानी पीना है, चाय पीनी है तो योगा करने से पहले पी लें, ना तो उसके बीच में पीना है और ना ही उसके आधे घंटे तक पानी पीना है और ना ही नहाना है। प्राणायाम सबसे पहले करने चाहिए। हर एक प्राणायाम में सीधा बैठना है और इसको बोलते हैं अंगूठा और छोटी उंगली, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में बैठना है। कमर सीधी होनी चाहिए, बैठना सीधा है। हर एक प्राणायाम में मुंह बंद रहेगा, आंखें बंद रहेगी। अगर चक्कर वगैरह की कोई फीलिंग्स आती है तो आंखें खोल के भी हम योगा कर सकते हैं, परंतु मुंह जरूर बंद रहेगा। नंबर 1 प्राणायाम टोटल 7 है। नंबर 1 भस्त्रिका। भस्त्रिका के अंदर हमने क्या करना है? सांस को धीरे धीरे नाक से अंदर लेके जाना है। जब सांस अंदर चला जाएगा तो 2-4 सेकंड रुकना है, फिर सांस को धीरे धीरे नाक से बाहर निकालना है। जितनी देर हमने सांस को अंदर ले जाने में लगाई है उतनी ही देर सांस को बाहर निकालने में भी लगानी है। ये देखो करना कैसे है।
जब हम सांस को अंदर लेके जा रहे होंगे तो पेट हमारा नॉर्मल रहेगा, और जब हम सांस को बाहर निकाल रहे होंगे तो हमारा पेट अंदर की ओर दबता रहेगा, सांस बाहर निकलती रहेगी। दोबारा देख लो। इसका नाम है भस्त्रिका, और इसको हमने करना है 5 मिनट। प्राणायाम करते समय 3 बातें इसमें मेन याद रखनी है। नंबर 1, विधि ठीक होनी चाहिए, करने का जो तरीका है वो ठीक होना चाहिए। नंबर 2, जो भी चीज हम करते हैं उसके टाइमिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कितने मिनट करनी है या कौन सी चीज कितनी बार करनी है। और नंबर 3, विश्वास होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं योगा कर रहा हूं या कर रही हूं कि इससे मेरे को फायदा होगा या नहीं होगा, तो वो बातें अपने दिमाग में नहीं लानी। और ये सिद्ध हो चुका है कि योगा के करने से हर बीमारी दूर होती है। तो पहला हमने किया भस्त्रिका। भस्त्रिका हम क्यों करते हैं? हमारे लंग्स के अंदर 5 करोड़ छिद्र हैं। 25 साल तक आते आते 3 करोड़ छिद्र सबके बंद हो जाते हैं तकरीबन, और फिर भी हम योगा नहीं करते तो जो 2 करोड़ छिद्र खुले हुए हैं वो भी बंद होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि कभी हमारे को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये छोटी मोटी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको हमने करना है 5 मिनट। दूसरा, कपालभाति। भस्त्रिका के अंदर हमने सांस को अंदर लिया था फिर छोड़ा था। कपालभाति में हर बार सांस बाहर आएगी और पेट अंदर जाएगा। ये देखो, मतलब सांस बाहर पेट अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन साथ साथ चलेगा। कपालभाति के करने से पेट और वेट दोनों कम होते हैं। मतलब अगर किसी का पेट ज्यादा है, बढ़ गया है, वो भी कम हो जाएगा, और अगर किसी का वेट ज्यादा है वो भी कम हो जाएगा। योगा क्या करता है? एक बैलेंस करता है। अगर आपको वेट 50 किलो चाहिए, अगर आपका 40 किलो है तो ये 50 कर देगा। अगर आपका 70 किलो वेट है और आपको चाहिए 50 किलो तो ये 70 से 50 हो जाएगा। मतलब योगा का क्या काम है मेन, कि ये बैलेंस करता है। जो चीज जितनी चाहिए ये वहां तक पहुंचा देता है। और इसका जो टाइमिंग्स है 15 मिनट। और इसमें मेन बात ये याद रखनी है कि 1 मिनट में 60 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 50 से कम नहीं होने चाहिए। 60 से ज्यादा करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस हैं। मतलब कि अगर हम 1 मिनट में 100 स्ट्रोक, 110, 90 कर रहे हैं तो वो गलत है। और अगर हम 1 मिनट में 20 या 30 स्ट्रोक कर रहे हैं बहुत आराम से, तो उसमें फायदा नहीं होगा। तो जो इसकी स्पीड है 50 और 60 के बीच की होनी चाहिए। हम घड़ी रख करके चेक कर सकते हैं कि हमने 1 मिनट में कितने स्ट्रोक करे। अगर 90 करे हैं तो 60 पर आ जाएंगे, 30 करे हैं तो 50 से ऊपर उसको ले आएंगे। तो ये भी नहीं है कि आपने बैठे 5 मिनट उसको रेगुलर कर दिया। इसमें मेन बात याद रखनी होती है कि जहां हम थक गए वहां रुक गए। आज हमने 1 मिनट रेगुलर किया, फिर रुकेंगे, थक जाते हैं, फिर रुको, फिर हम दोबारा शुरू करें। तो ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम 5 मिनट कंटिन्यूशन में कर जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम 15 मिनट भी कंटिन्यूशन में
एक ही टाइम पे बैठ के कर लेंगे। तीसरा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हमने क्या करना है, सांस को नाक से थोड़ा सा अंदर किया, एक ही झटके में सांस को नाक से बाहर छोड़ना है, छोड़ते ही सांस को रोक लेना है, रोकते ही पेट को अंदर की तरफ खींच लेना है और जितनी देर तक हम बैठ सकते हैं, ये देख लो। दोबारा। तो इसका नाम है बाह्य प्रणाम और इसको हमने करना है 7 बार। बाह्य प्रणाम के करने से मेन जो फायदा होता है वो पेट जो बड़ा हुआ है वो हमारा अंदर की ओर चला जाता है। नेक्स्ट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमने क्या करना है, राइट हैंड उठाना है इसको और राइट हैंड के जो ये हमारा अंगूठा है इसको यहां रख लिया, सांस को धीरे धीरे इधर से अंदर लेके जाएंगे, फिर जो सांस अंदर गया हुआ है इधर से हम बाहर निकाल देंगे और फिर वापस इसी से ही सांस को अंदर और इधर से सांस बाहर। ये 4 बार करने को एक प्रक्रिया कहते हैं। मतलब आराम आराम से सांस को अंदर लेके जाना है, आराम आराम से सांस को बाहर निकालना है। ये देख लो। और इसमें भी एक बात याद रखनी है कि जब हम रुकेंगे तो हमारा अंगूठा यहां पर होगा और इधर से सांस बाहर निकल चुकी होगी तो ही हमारा हाथ नीचे आएगा। ये नहीं है कि हमारा हाथ यहां पर है और हम रुकना चाहते हैं तो हम हाथ नीचे कर देंगे, नहीं। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो यहां अंगूठा रखा था, यहां से सांस अंदर गया था और जब हम रुकेंगे तो अंगूठा हमारा यहां पर होगा और सांस बाहर निकल चुकी होगी तो ही हमारा हाथ नीचे आ जाएगा। इसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम क्यों करते हैं, हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं। अनुलोम विलोम के करने से सारी की सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, मतलब ठीक हो जाती हैं। तो जब सारी नाड़ियां अंदर से ठीक हो जाएंगी तो अंदर कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। अभी हमने 4 प्राणायाम करे, पहला भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम। अब इनके फायदे सुनो। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इन तीनों के करने से अस्थमा 100% ठीक होता है। इन तीनों के करने से हार्ट की ब्लॉकेज दूर हो जाती है। मतलब अगर किसी को हार्ट का ऑपरेशन बताया हुआ है और वो तीनों प्राणायाम पे जोर लगाए तो हार्ट की ब्लॉकेज खुल सकती है, परंतु साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयां भी। अनुलोम विलोम से इतना फायदा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अनुलोम विलोम से बीपी 100% ठीक होता है। कपालभाति और अनुलोम विलोम से चश्मा उतरता है और पेट की सारी मशीनरी कपालभाति ठीक कर देता है। तो हमने अभी करे 4 प्राणायाम, 5वां भ्रामरी।
भ्रामरी में क्या करना है, दोनों उंगलियां माथे के ऊपर, तीनों उंगलियों से हमने आंखें बंद कर लेनी है और दोनों अंगूठों से हमने कान बंद कर लेना है। सांस को धीरे धीरे नाक से अंदर लेके जाना है। जब सांस अंदर चला जाएगा तो मुंह के अंदर से हम ओम शब्द बोलते रहेंगे, मतलब एक गुंजन की आवाज आती रहेगी और सांस बाहर निकलता रहेगा। ये देखो, तो इसके बाद दोनों हथेलियों को अच्छी तरह से मल के और आंखें हमने धीरे धीरे खोलनी। इसका नाम है भ्रामरी और इसको हमने करना है 7 बार। नेक्स्ट उद्गीत, छठा प्राणायाम। उद्गीत में हमने क्या करना है, इसमें भी हमने सांस को नाक से अंदर लेके जाना है। जब सांस अंदर चला जाएगा तो इसमें भी ओम बोलना है और सांस बाहर निकलती रहेगी। ये देख लो कैसे करना है। इसका नाम है उद्गीत और इसको भी कम से कम 7 बार। 7वां लास्ट प्राणायाम, इसका नाम है नाड़ी शोधन। ये बिल्कुल अनुलोम विलोम की तरह है। अनुलोम विलोम में हम सांस को अंदर लेके जाते थे और फिर इधर से बाहर निकाल दिया, फिर सांस को लेके गए अंदर, फिर बाहर निकाला। मतलब अनुलोम विलोम में सांस को अंदर और सांस बाहर है। इसमें भी तरीका वही है। इसमें जब सांस अंदर जाएगा तो रुकना है, फिर सांस को बाहर निकालना। ये देखो, तो इसको हम 5-6 मिनट कर सकते हैं। तो हमने अभी टोटल मिला करके 7 प्राणायाम करे। प्राणायाम के करने से हमारी लाइफ बढ़ती है। इसकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। वो कैसे, भगवान ने जो हमारे को आयु दी है वो वर्षों महीनों दिन के हिसाब से नहीं दी, वो मिली हुई है हमारे को श्वासों के हिसाब से। ये नहीं है इसकी 80 होगी, इसकी 90 होगी, उसकी 100 साल होगी, ऐसा कुछ नहीं है।
भगवान ने जो हमारे को आयु दी है वो मिली है श्वासों के हिसाब से। एक व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास लेता है। अगर हम डेली 1 घंटा योगा करेंगे तो हमारे श्वासों की गति 15 से कम होती होती 5 तक आ जाएगी। 1 घंटा जो हम योगा करेंगे इसका मतलब ये होता है कि वो बैटरी हमारी 24 घंटे के लिए चार्ज हो गई। जैसे हम मोबाइल 1 घंटे में चार्ज करते हैं और वो 24 घंटे चलता है, तो ऐसे ही अगर हम 1 घंटा डेली योगा करेंगे तो वो हमारी 24 घंटे चलेगी। फिर हम अगले दिन करेंगे, फिर हम अगले दिन करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अपनी लाइफ को 2 गुना और बढ़ा दिया। अगर हम 40 साल तक योगा रेगुलर कर लें तो हमारी 80 साल लाइफ और बढ़ेगी, और ऐसी लाइफ बढ़ेगी कि जिसके अंदर हमारे को कोई बीमारी नहीं होगी। योगा के करने से जेनेटिक प्रॉब्लम दूर होती है। जेनेटिक प्रॉब्लम मीन्स कि अगर आपके दादा परदादा को भी कोई बीमारी थी वो आप तक जरूर आएगी, चाहे वो किसी भी स्टेज में आए, 10 साल में आए या 50 साल में आए, मतलब वो बीमारी आप तक जरूर आएगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इससे बचें कैसे। अगर हम 1 घंटा डेली योगा करें तो हमारे को जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जो योगा कर रहे हैं ये सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं, और बच्चे अगर योगा करेंगे तो उनके आने वाली जो जनरेशन होगी उनको वो जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब बहुत बड़ी बात कि योगा के करने से जेनेटिक प्रॉब्लम दूर होती है। और ये हमने जो अभी 7 प्राणायाम करे हैं इसमें लेडीज को मेन बात याद रखनी है कि ये पीरियड्स के अंदर कपालभाति नहीं करना, और जो बेटियां प्रेग्नेंट हैं उनको 2 प्राणायाम नहीं करने। एक तो कपालभाति नहीं करना और बाह्य प्राणायाम नहीं करना। मतलब पीरियड्स वालों को खाली कपालभाति नहीं करना, और प्रेग्नेंट लड़की को कपालभाति और बाह्य प्राणायाम नहीं करना। प्राणायाम के करने से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी की सारी ठीक होती हैं। जैसे अगर शरीर में गांठें हैं वो ठीक हो जाती हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, हर्नियों की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है, ब्रेस्ट कैंसर इसी से ही ठीक हो जाता है। मतलब देखा जाए तो ये शरीर के अंदर जितनी बीमारियां होती हैं वो सारी की सारी इसी से ही ठीक हो सकती हैं, परंतु करना पड़ेगा। 1 घंटा हमारे को योगा डेली करना पड़ेगा, फायदा तभी होगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो योगा के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कि स्वामी रामदेव जी के पतंजलि चिकित्सालयों और पतंजलि आरोग्य केंद्र में मिलती हैं, और उनका भी सेवन वो साथ साथ करें तो फर्क जल्दी आता है। मैं इस लाइन में क्यों आया? आज से 7 साल पहले मेरे को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर है, मेरे को ऑपरेशन बताया उन्होंने हार्ट का, और 1,72,000 रुपये का बिल दिया। तो मैं बहुत घबरा गया। उस टाइम हमने स्वामी रामदेव जी का नाम सुना हुआ था, और स्वामी रामदेव जी ये कहते थे कि भाई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, परंतु मेरे को कोई योगा सिखाने वाला नहीं था। मैं किससे सीखूं ये समझ नहीं आ रही थी। तो हम सीधा हरिद्वार गए कनखल में। चांस की बात है कि स्वामी रामदेव जी वहीं पर थे। 50-60 बंदे हम नीचे खड़े हुए थे, और वो ऊपर आए गैलरी में। तो सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि आपको क्या क्या ठीक हुआ, आप ये बताओ। ऊपर से वो पूछ रहे हैं।
तो किसी ने कहा जी मेरा बीपी ठीक हो गया, किसी ने बोला जी मेरे हार्ट की ब्लॉकेज खुल गई, किसी ने बोला मेरा जुकाम ठीक हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि भाई छोटी छोटी बीमारी मत बताओ, कोई बड़ी बीमारी ठीक हुई है तो वो बताओ। तो ये वाक्य सुनकर के मैं बहुत हैरान हुआ कि मतलब इससे सब कुछ ठीक हो सकता है। तो सारा टीवी वाले वहां पर आए हुए थे उस दिन, और स्वामी रामदेव जी वहां पर बैठे सामने, और 2 घंटे उन्होंने हमारे को योगा सिखाया, और मैंने वहां 2 घंटे योगा सीखा। फिर आयुर्वेदिक दवाइयां ली, किताबें ली, और सुबह शाम मैंने घर में आकर के किया। तो 3-4 महीने के अंदर अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और आज तक उस डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी मैंने, और मैं बिल्कुल ठीक हूं। और तब से मैं योगा कर रहा हूं, और घर के अंदर भी मैं क्लास लेता हूं, सुबह शाम 2 टाइम मेरे यहाँ योगा होता है। और इस टाइम मैं कनाडा में आया हूं अपने बेटे के पास, और एक पम्मी जी एक लेडी हैं जिनको कहीं से पता चला कि मैं योगा कराता हूं। उनको भी बहुत प्रॉब्लम है, आंखों का ऑपरेशन बताया हुआ है, और 3 महीने बाद ब्लड ट्रांसमिशन होता है। उन्होंने भी अब योगा करना शुरू कर दिया है, और उनको भी अब काफी इंप्रूवमेंट है। तो मेरे हिसाब से उनको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। मैं भगवान से ये दुआ करता हूं। मंडूकासन मतलब शुगर के लिए कपालभाति और मंडूकासन पे जोर लगा दे तो हमारी शुगर 100% ठीक हो सकती है। मंडूकासन कैसे करना है? वज्रासन में बैठना है, मतलब पैर के जो दोनों अंगूठे मिले होने चाहिए, और बैठना ऐसे ही है। और इसमें मेन बात ये याद रखनी है कि भाई रात को जैसे हम खाना खाते हैं और हमारे पास टाइम नहीं है सैर करने के लिए, तो हम 5 मिनट 10 मिनट बैठ सकते हैं। ऐसे बैठने के बाद हम टीवी भी देख सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, किताब वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो इससे हमारा जो रोटी खाई हुई है हमने वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो मंडूकासन कैसे करना है? दोनों अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद, और ये वाली जगह जो है नाभि के ऊपर लगा देनी है। सांस को नाक से थोड़ा सा अंदर किया, एक ही झटके में सांस को नाक से बाहर छोड़ा, छोड़ते ही सांस को रोक लेना है, और इसको अंदर की ओर दबाना है और नीचे झुकना है, देखना ऊपर की ओर है। जितनी देर तक हम रुक सकते हैं। किसी भी प्राणायाम में जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं करना, जहां थक गए वहां रुक गए। ये देख लो कैसे करना है। जब हम ऊपर आ रहे होंगे तो सांस को नाक से अंदर करते हुए ऊपर की ओर उठना है। जब हम ऊपर आ जाएंगे तो फिर सांस नाक से बाहर आ जाएगी, और जो पेट अंदर गया हुआ है वो भी बाहर आ जाएगा। फिर हमने दोबारा शुरू करना है। दोबारा देख लो। सात बार इससे करना है, और 7 बार हथेलियों से लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर और राइट हैंड इसके ऊपर तरीका हुआ।
7 बार इससे और 7 बार इससे, और कपालभाति 20-25 मिनट करें तो ये दोनों के करने से शुगर 100% ठीक हो जाती है। एक मेन बीमारी और चली हुई है थायराइड की। थायराइड में क्या करना है? थायराइड में भी कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम। कपालभाति तो हमने किया ही है, उज्जाई प्राणायाम क्या करना है? इसमें गले को टाइट करना है। गले को टाइट करके सांस को धीरे धीरे नाक से अंदर लेके जाना है। गले को टाइट करना है, सांस को अंदर लेके जाना है। जब सांस अंदर चले जाएगा तो राइट हैंड के थोड़ी देर रुकना है, फिर राइट हैंड के अंगूठे से यहां अंगूठा रख करके इधर से सांस को बाहर निकाल देना है। तो ऐसे 7-8 बार करना है। कैसे करना है? तो सांस जब बाहर चली जाएगी तो ऐसे हमने 7-8 बार गले को टाइट करके राइट हैंड का अंगूठा यहां रख करके सांस को बाहर निकालना है। तो कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम के करने से थायराइड ठीक होता है। तो अभी हमने मेन जो करे वो करे प्राणायाम। अब इसके बाद है थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में क्या करना? सीधे बैठना। पहली एक्सरसाइज, दोनों पैरों को मिलाना है ऐसे। दूसरे में इसको गोल गोल घुमाना है पैरों को। और उल्टा घुमाना, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना। और तीसरे में नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो थोड़ी देर ये करना है हमने। इसकी दूसरी एक्सरसाइज, दोनों पैर खोल लेंगे। राइट हैंड यहां पर, लेफ्ट हैंड इधर। तीसरी एक्सरसाइज, राइट हैंड को इसके ऊपर, राइट लेग को इसके ऊपर रखा और राइट हैंड को इसके नीचे, इसको ऊपर की ओर ले जाओ, फिर इसको नीचे, इसको ऊपर। जब हम ऊपर लेके आ रहे होंगे तो सांस को नाक से अंदर करना है। जब ये नीचे जा रहा होगा तो सांस नाक से बाहर। ऐसे इधर से इसको उठा लिया, ये राइट हैंड इसके ऊपर, लेफ्ट नीचे। नेक्स्ट चक्की, दोनों हाथों को लॉक कर लो और मतलब ये हमारे हाथ पैर तक पहुंचे और यही हाथ हमारे यहां थाई तक पहुंचे और बाजू को मोड़ना नहीं है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बोलते हैं चक्की। लास्ट में दोनों पैरों को मिला लो और इसको लॉक कर लो और इसको कहते हैं बटरफ्लाई।
बटरफ्लाईज में क्या होता है, मेन फायदा जिनकी था ये बड़ी हुई है ये चीजें, ये कम हो जाती है। तो थोड़ी देर हमने इसको करना है। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। अभी जब हम पहले प्राणायाम कर रहे थे तो उसमें मेन बात ये भी याद रखनी है कि ये पहले हमने भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, तो उसके बाद 2-4 मिनट का गैप देना है, मतलब रुकना है। यानी ये भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, भाई प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम फटाफट कंटिन्यूशन पे नहीं करना, 2-2 प्राणायाम करके रुकना है। और बीच में जब हम रुकेंगे उसके, तो फिर हमने क्या करना होता है, ये हमारे जो नेल्स हैं, नाखून है, इसको कोने पे इधर रगड़ो और इधर वाले को यहां रगड़ो। तो मतलब 1-2 मिनट का जो हमारा गैप होगा बीच में, तो ये उससे हम टाइम ऐसे पास करेंगे, इधर भी और इधर भी। इसके करने से 3 फायदे होते हैं। एक तो बाल काले होते हैं, दूसरा बाल झड़ते नहीं, और तीसरा नए बाल आते हैं। मतलब अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं किया जा सकता, परंतु मेहनत करके थोड़ा सा वापिस हम आ सकते हैं। कि जैसे कि मेरे बाल चले गए, इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या हुई, जेनेटिक प्रॉब्लम। तो जब भी हम कोई भी चीज करते हैं और उसके बीच में हम रुकना चाहते हैं, तो रुकने में 1 या 2 मिनट हमने रुकना है, और रुकने के लिए ये हमने नाखून वाला काम करना है, जिससे हमारा टाइम भी पास हो जाए और फायदा भी हमारे को पूरा मिले। तो अभी हमने करे सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद मेन आसनों में आ जाता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम। कईयों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें हमने क्या क्या करना है, उसके 7 चीजें हैं, वही करनी है हमने। पहला, मतलब जैसे हम बाल को पकड़ते हैं यहां तक रखना है, पहली एक्सरसाइज। दूसरी में हाथ सीधे, अंगूठे अंदर, मुट्ठी भर। पहले इसको गोल गोल आगे की ओर घुमाना है, फिर उल्टा, मतलब पहले थोड़ी देर आगे की ओर और उल्टा। नेक्स्ट, दोनों हाथ सीधे और यहां पर कंधों पे रख दिए, और इसमें कोनी से कोनी मिला करके पहले हम आगे की ओर 15 बार आगे की ओर करेंगे, और 15 बार ही हम उल्टा करेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कोनी से कोनी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, चौथा, दोनों हाथों को लॉक कर लेना, सिर के ऊपर रख लो, इसको ऊपर, फिर नीचे। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो सांस को नाक से अंदर करेंगे, जब हम नीचे की ओर आएंगे तो सांस को नाक से बाहर करेंगे। ये देख लो। तो 7-8 बार ऐसे करना है। फिर नेक्स्ट, दोनों हाथ लॉक करके सिर के पीछे, इसको अच्छी तरह से दबाना है, फिर धीरे धीरे खोलना है। जब हम दबा रहे होंगे तो सांस को नाक से अंदर लेके जाएंगे, जब हम खोल रहे होंगे तो सांस को नाक से बाहर करेंगे। तो 7 बार ऐसे करना है। नेक्स्ट, राइट हैंड उठाएंगे, यहां रखेंगे, हाथ को इधर दबाएंगे और सिर को इधर दबाएंगे। मतलब जब हम दबा रहे होंगे तो सांस को अंदर करेंगे, और जब हाथ नीचे आएगा तो सांस बाहर आएगी।
लास्ट में दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, इसमें हमारे कंधे मूव होंगे। पहले कंधे आगे की ओर घुमाएंगे, फिर कंधे पीछे की ओर। और उल्टा। तो ये थी हमारी सर्वाइकल की 7 एक्सरसाइज। तीसरे नंबर पे आता है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर मीन्स इन दोनों हाथों में भी हमारा पूरा इलाज है। एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि हमने पॉइंट्स को दबाना है, मतलब ये हड्डी और ये हड्डी, इन दोनों हड्डियों के बीच ये जो पॉइंट है इसको हमने दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, तो इससे हमारी आंखें ठीक होती हैं। मीन्स अगर चश्मा लगा हुआ है तो वो भी उतर सकता है। तो हर एक पॉइंट को 2 या 3 मिनट, इधर आंखें ठीक होती हैं, इधर राइट हैंड में भी वही, इस हड्डी और इस हड्डी के बीच सेंटर को 2-3 मिनट दबाने पर आंखें ठीक रहेंगी। इससे आंखें ठीक होती हैं और दूसरे वाले से लंग्स ठीक होते हैं, फेफड़े। इसको भी 2-3 मिनट दबाया और इधर भी लंग्स का पॉइंट है सेम। और तीसरा, इससे हमारे कान ठीक होते हैं, मतलब अगर कम सुनाई देता है या कान बहते हैं तो ये कान का पॉइंट है। और इधर भी सेम कान का पॉइंट है। कान के नीचे इसके समानांतर यहां पर ये हमारा हार्ट की ब्लॉकेज दूर होती है, मतलब इस पॉइंट को हम 2 या 3 मिनट दबाएंगे तो इधर हार्ट की ब्लॉकेज दूर होती है। तो सेम इधर राइट हैंड पर ये पॉइंट हमारा लीवर का है, क्योंकि हार्ट लेफ्ट में होता है तो इसलिए ये हार्ट की ब्लॉकेज दूर करता है और ये हमारा इससे लीवर ठीक होता है। हार्ट की ब्लॉकेज के नीचे यहां पर इससे हमारी शुगर ठीक होती है, मतलब 2 या 3 मिनट दबाना है। और इधर भी सेम लीवर के नीचे शुगर ठीक होती है। ये वाली जो जगह है इसे एसिडिटी ठीक होती है हमारी। और इधर भी एसिडिटी का पॉइंट है, ये भी। ये वाला जो जगह है ये हमारी थायराइड, इधर भी थायराइड और इधर भी। मतलब इसको दबाना कैसे, हमने हाथ इसको नीचे रख के हाथ इसको हमने 2 या 3 मिनट दबाना है, इधर भी और इधर भी। इससे हमारा थायराइड ठीक होता है। तो ये मेन 7-8 पॉइंट अगर हम दबाएं तो इससे भी बीमारियां ठीक होती हैं। परंतु लास्ट में हम एक पॉइंट दबाएं या सारे पॉइंट दबाएं, लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबाना है, मतलब। और किडनी का पॉइंट है पूरे हाथ का सेंटर, ये इधर और इधर, मतलब पूरे 2 या 3 मिनट, हर एक पॉइंट को 2 या 3 मिनट दबाना है। मतलब चाहे हमने आंखें ठीक करनी है, एक पॉइंट ये दबा लिया, ये दबा लिया, और उसके बाद हम कोई पॉइंट नहीं दबाना चाहते तो लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबाना है, हर एक पॉइंट को 2 या 3 मिनट। तो इसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर, और एक्यूप्रेशर से भी हमारी बीमारियां ठीक होती। छोटी छोटी अगर बातों पे अगर हम ध्यान दें तो हमारी कई चीजें अपने आप ही ठीक होती हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। पानी कभी भी जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसके बीच में पानी नहीं पीना होता। हाँ, अगर पानी पीने की उस टाइम जरूरत पड़ गई तो 1 या 2 घुट पानी पी लो, परंतु ये नहीं है कि पूरा का पूरा गिलास ही पानी पी लिया। और जब हमने खाना खा लिया तो उसके 1 घंटे बाद जाकर के हमने पानी पीना होता है। और पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स, ये हमारे को नहीं लेनी चाहिए। बीमारियों की जड़ यही चीजें हैं। बीमारियों की जड़ सारी मिलावट वाली चीजें हैं जो हम खाते हैं। स्वामी रामदेव जी ने लोगों को ठीक करने के लिए पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, स्वदेशी केंद्र, ओपन मार्केट के अंदर इतना माल दे रहे हैं
ताकि लोग ठीक रहें। बाजार में जो भी हम सामान खरीदते हैं सबको नोटों की पड़ी हुई है, नोट कमाने हैं, इसके पीछे बंदे मरते मर जाएं, परंतु उनको नोट चाहिए। परंतु स्वामी रामदेव जी के केंद्रों में जो भी सामान मिल रहा है उसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती। एक तो मैं इस लाइन में आया और धीरे धीरे मैंने, क्योंकि जब मैं सामान चिकित्सालयों से खरीद के अपने योगा वालों को या ऑफिस के अंदर देता था तो लोगों ने मेरे को बोला कि भाई आप क्यों नहीं खोलते। तो इसके लिए मैंने ट्राई किया और मैंने पतंजलि चिकित्सालय खोला दिल्ली में, तिलक नगर में। तो एक दिन की बात है कि जब मैं पतंजलि चिकित्सालय में खड़ा हुआ था, एक लेडी मेरे पास आई और उसने मेरी आदत है कि सबको बोलने की भाई इसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती। तो उस लेडी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि आप कैसे कह सकते हो कि इसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि आप जहां पर सामान बन रहा है वहां पर तो आप नहीं खड़े हुए, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती। मैंने बोला कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको बोला कि जो ये सामान बिक रहा है, लोग इतना परचेज कर रहे हैं, तो नेचुरली बात है जिन बड़ी बड़ी कंपनियों का माल है उनका माल बिकना कम हो गया और उनके जो मालिक हैं वो करोड़पति अरबोपति हैं। जब उनका माल बिकना कम हो गया तो नेचुरली बात है कि वो हर चीज को उठाएंगे और टेस्ट कराएंगे कि कहीं ना कहीं से हम इस सामान की गलती को पकड़ें और स्वामी रामदेव जी को उजागर करें कि देखो जी, आप तो कहते हो कि मिलावट नहीं हो सकती और इसके अंदर कितनी मिलावट है। मैं कहा ना तो आप टेस्ट करा सकते हो और मैं टेस्ट कराता हूं, परंतु उन मालिकों के अंदर, उन करोड़ोपति अरबोपतियों के अंदर बहुत बड़ी ताकत है और वो हर चीज को टेस्ट करा रही हूं। तो जब मैंने उनको ये बोला तो उन्होंने बोला वाकई ये ठीक है कि इसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती, और वैसे भी सामान को यूज करने से भी पता लग जाता है कि मिलावट है या नहीं। आंखों की एक्सरसाइज, आंखें हमने कैसे ठीक रखनी है इसकी भी एक एक्सरसाइज है। बैठना सीधा ही है, देखना बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले इसमें आंखों की जो हमारी पुतलियां हैं वो ऊपर नीचे थोड़ी देर उसको करना है। कैसे देख लो, दूसरी एक्सरसाइज राइट लेफ्ट, मतलब जो पुतलियां हिलेंगी वो पहले राइट जाएंगी फिर लेफ्ट जाएंगी। देखना हमने बिल्कुल सीधा है, देखो। तीसरी एक्सरसाइज राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, मतलब इसको घुमाना है हमने पुतलियों को, गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। देखो ये, तो ये 3 एक्सरसाइज के करने से हमारी आंखें बिल्कुल ठीक रहेंगी। इसको हमने कम से कम 4-5 मिनट रेगुलर करना है। हाँ, कानों की एक्सरसाइज, कानों से कई बार हमारे को कम सुनाई देता है या कान हमारे बंद हो जाते हैं। कई बार हम जहाज में सफर कर रहे होते हैं, उस टाइम भी हमारे कान बंद हो जाते हैं, तो उनको कैसे खोलना है ये देखो। इसमें क्या करना है, सांस को धीरे धीरे नाक से अंदर लेके जाना है। जब सांस अंदर चली जाएगी तो दोनों नासिकाओं को बंद कर देना है, बंद करके मुंह को फुला लेना है और सांस को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। क्योंकि दोनों नासिकाएं बंद होंगी, मुंह बंद होगा, तो सांस जो है वो कानों के जरिए से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही हम पूरा प्रेशर डालेंगे तो सांस जो है वो कानों के जरिए से निकलेगी और हमारे को कानों से थोड़ी सी आवाज आएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कान हैं वो खुल जाएंगे।
ये देखो, जब हम थक जाएंगे तो हाथ नीचे करेंगे और सांस जो है नाक से आराम आराम से बाहर निकल जाएगी। दोबारा देखो, क्योंकि जब हम सांस को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा मुंह बंद होगा, नाक बंद होगा और सांस जो है हमारी कान से निकलेगी। मतलब थोड़ी सी हमारे को आवाज आएगी, ये कान, सांस जो है वो कान से निकल रही है, तो हमारे कान ठीक हो जाएंगे। कई छोटी छोटी बातें हैं जो हम उनको ध्यान में रखें तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हम सुबह जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद तौलिए को 2-3 मिनट पेट से रगड़ें अच्छी तरह से, तो इससे हमारी कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मतलब जिनको कब्ज रहता है वो कम से कम नहाने के बाद तौलिए को 2-3 मिनट पेट पे रगड़ें, तो इससे कब्ज ठीक रहता है, कब्ज नहीं होगा। और कम से कम जो टॉयलेट है वो इंडियन टॉयलेट होना चाहिए। मतलब बैठ के, घुटनों के अगर हम बल बैठेंगे तो हमारे इसके अंदर घुटने भी ठीक रहेगा और हमारा पेट भी ठीक रहेगा। पानी को जब हम पीते हैं तो खड़े होकर के पानी हमारे को कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खड़े होकर के पानी पीते हैं तो जो पानी है वो सीधा हमारा घुटनों में जाता है और उससे हमारी घुटनों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। इमरजेंसी में चल सकता है भी हम खड़े हुए हैं, कोई जगह नहीं है, वो अलग बात है, परंतु घर के अंदर या हम ऑफिस के अंदर या हम कहीं पर हमारे को जगह मिल सकती है बैठने के लिए, तो हमारे को पानी बैठ के ही पीना चाहिए। एक दिन में कम से कम 10 या 12 गिलास पानी पीना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम के करने से बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल होती है। प्राणायाम के करने से गांठें ठीक होती हैं, लीवर ठीक होता है, हर्नियों की प्रॉब्लम ठीक होती है, ब्रेस्ट कैंसर ठीक होता है, डिप्रेशन, माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक होती है। और सबसे जो इसके अंदर फायदा होता है वो यह है कि जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे या कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बच्चों को पैदा करने में भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। योगा हम सुबह और शाम 2 बार कर सकते हैं, परंतु दोनों ही बार हमारा पेट खाली होना चाहिए। मीन्स सुबह का तो आपको तरीका बता दिए गए, शाम को जब हम योगा करने बैठे तो 2 बजे तक हमारे को लंच कर लेना चाहिए और 2 से 6 के बीच तक कोई भी हैवी चीज नहीं खानी। हाँ, कभी चाय पीनी है, पानी पीना है, जूस पीना है, वो चलेगा, परंतु उस दौरान कोई हैवी चीज नहीं खानी और फिर हम 6 से 7 योगा कर सकते हैं। और बहुत बातें हैं जो हमारे को याद रखनी चाहिए। लेडीज कई बार लिपस्टिक, पाउडर या और कई प्रकार की चीजें यूज करती हैं जो कि जिसके अंदर केमिकल होता है और केमिकल के कारण ही हमारे को स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो कम से कम इन चीजों को कम यूज करना चाहिए। ना करें तो बहुत अच्छी बात, अगर करना भी चाहते हैं तो कम यूज करें ताकि हमारे को ये प्रॉब्लम ना हो। स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि मैंने
कम से कम 1 करोड़ व्यक्तियों को योगा सिखा दिया है इंडिया के अंदर। और अगर एक व्यक्ति ये प्रण कर ले कि मैंने 100 व्यक्तियों को योगा सिखाना है, तो 100 करोड़ लोग योगा कर रहे होंगे। मतलब अगर आप ये सोचो कि हम घर के अंदर अकेले बैठ के योगा करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई आ गया, कोई टेलीफोन आ गया तो बंदा नहीं कर पाता। तो कोशिश ये करो कि 8-10 व्यक्तियों को बुलाओ, एक ग्रुप बनाओ, तो उसमें योगा सिखाने का काम करो। इससे क्या होगा कि जब हम 10 या 20 बंदों को योगा कराएंगे तो उसके अंदर हम कम से कम खुद तो करेंगे, क्योंकि योगा करने का जब हम 1 घंटा बोलते हैं भी हम 1 घंटा योगा करना है, तो उसमें जब ये बोला जाता है भी 10 मिनट कपालभाति करना है, तो जब सारे 10 मिनट के लिए योगा स्टार्ट करेंगे कपालभाति करना, तो फिर हम भी करेंगे, तो सारे करेंगे। तो कोशिश ये करो कि इसको ग्रुप के अंदर स्टार्ट करो। और दूसरी बात, ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये 1 घंटे की हैं सारी, और आप अगर 1 घंटा योगा करोगे तो 100 साल तक कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 35 मिनट जरूर लगाओ डेली, जिसके अंदर 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम। बस इतना ही बहुत है अगर टाइम नहीं है। और इससे भी 35 मिनट भी अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम 15 मिनट तो जरूर लगाओ। 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति और 5 मिनट अनुलोम विलोम। 15 मिनट तो कम से कम डेली लगाने ही चाहिए, जिससे कि हमारे को लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोशिश तो ये करनी है कि 1 घंटा, नहीं है तो कम से कम 15 मिनट। तो इतना ही करने से हमारा शरीर तो कम से कम ठीक होगा। दूसरी तरफ आप ये देखो कि जब हम बीमार पड़ते हैं या हमारे को प्रॉब्लम आती है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, और डॉक्टर सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन करता है, और कई बार क्या होता है कि उस इन्वेस्टिगेशन में भी कोई हमारी बीमारी नहीं आ पाती, या डॉक्टर को नहीं पता लग सकता कि इनको बीमारी कौन सी है। और अगर खाली हम प्राणायाम करेंगे तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी नहीं आ पाई, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। और आज से ये प्रण कर लो कि 1 घंटा डेली योगा करना ही है।